हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि सबका नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। आइए एक बार जांच लेते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। तो हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे बायोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 129 से 150 तक मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले 129 129 वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो समिट हुआ था, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वो कब संपन्न हुआ? सीधी सी बात है, क्लास 12 का एनसीईआरटी उठाओ, लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इशू है हमारा। और वो जो हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज, उससे आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर तो मैथ्स कमजोर है ना, 1992 बोल रहा था मैं, 1992 आएगा। तो अर्थ समिट जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसका सही आंसर है 1992। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 130, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस a membrane against the concentration gradient। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किसी आयन का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो सेल चैप्टर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेट कर दो, चाहे आप तो इस क्वेश्चन को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके जो चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उससे रिलेट कर दो। ये उस चैप्टर से आया है जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको समझाया बेटा। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे डिफ्यूजन होता है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फिर एक होता है ऑस्मोसिस, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझो थोड़ा अच्छे से, ये तीनों जो है बेटा, ये सबके सब पैसिव है, क्योंकि इन सब में एनर्जी जो है वो नहीं लगती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दे ऑलवेज ऑकर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब भी कोई चीज हायर से लोअर की तरफ मूव करती है तो आप इसको बोलते हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जब कोई चीज एक्टिव होती है तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता लगती है, वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और इसलिए इसको बोला जाता है बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यही हमसे पूछा हुआ है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस क्या कहलाएगा? सो प्यारे बच्चों, हियर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, 131, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। प्लासेंटेशन का मतलब आप सबको पता होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अटैचमेंट प्लासेंटा के ऊपर इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। एक्साइल 5 तरीके के प्लासेंटेशन है। अब यहां मैं क्लास तो ले नहीं रहा हूं जो सारे बताऊं, क्वेश्चन पे ही सीधे आता हूं। एक्साइल प्लासेंटेशन के हमारी किताब ने 3 एग्जांपल दिए हैं, लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। पर मैं आपको बता दूं, एक ये जो क्वेश्चंस दिए इसमें पेटूनिया भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक्साइल प्लासेंटेशन है। आइए मिलकर रूल आउट मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। टोमेटो है, पी में तो मार्जिनल होता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा वाला चाइना रोज है, पेटूनिया है, लेमन है, ये ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, क्योंकि देखो पेटूनिया भी है, चाइना रोज भी है, टोमेटो भी है, लेमन भी है, तो इसमें से ये 3 ऑप्शन आ गए यहाँ पर। बाकी भी देख लेते हैं। बाकी में लिखा है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, तो अलग प्लासेंटेशन होता है। बीन्स जो रहता है वो मटर वाले में आ गया, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। तो सिंपली यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय रूल आउट मेथड ऑल्सो। So here the correct answer would be second for 131. Coming on to the next question प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है during the purification process of recombinant, it is not DA, it is DNA। तो DNA के purification methods जब किया जाता है तो चिल्ड इथेनॉल किस चीज को प्रेसिपिटेट करने के लिए डाला जाता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भैया हमारे बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है, और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए वाला टॉपिक उठाओगे तो वहां से मिलेगा आपको। हम लोग ये जो चिल्ड इथेनॉल है ये डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए ऐड करते हैं।
बिकॉज हिस्टोन एक प्रोटीन है तो इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए आप प्रोटीएज एंजाइम लगाओगे, वैसे ही आरएनए के लिए अलग, सैकेराइड्स के लिए अलग, बट chilled ethanol is used for DNA. So the correct answer is 4th for 132. The next one, 133. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. ओहो, ये सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर जो है ना प्यारे बच्चों, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए तो सेल साइकिल अगर सुपरफिशियली भी याद होगा तो बन जाएगा। ये रहा सेल साइकिल, ये रहा इसका पूरा यहां से यहां तक का इंटरफेस। इसको 3 भागों में बांटा है, G1, S और G2। S फेज जो रहता है इसमें 2 चीजें डुप्लीकेट होती है, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है सेंट्रियोल। हमसे क्वेश्चन में केवल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूछा है, आंसर आ जाएगा S फेज फॉर 133, 133। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। भाई लोग ध्यान दें, बहुत अच्छे से रुके, जरा सब्र करें और क्वेश्चन में मेन बात को अंडरलाइन करें। यही हमने पूरी टेस्ट सीरीज में सिखाया था आपको, ऐसे क्वेश्चन को ढंग से देखें। हाँ, और बीच में थोड़ा सा अगर मैं रुक के बात करूं तो अपनी आयाम की जो टेस्ट सीरीज थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में एज इट इज आए हैं, तो इसलिए मास्टर लोग जब सजेस्ट करते हैं कि बेटा तैयारी ढंग से करें तो कर लेना चाहिए। होपफुली जिन लोगों ने बढ़िया तैयारी करी उनने तो सारे क्वेश्चंस बनाए भी हैं। क्वेश्चन पे आता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। 134 में पूछा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को अगर आप चाहते हो भैया सिंथेसिस करना तो कितने एटीपी और NADPH2 चाहिए रहेंगे केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल याद करो, यहाँ पूरा नहीं बनाया जा सकता है। केल्विन साइकिल में आपको पता होना चाहिए भैया कि टोटल 3 ATP एंड 2 NADPH2 वगैरह की आवश्यकता होती है, लेकिन एक साइकिल में, करेक्ट है ना। हमको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 6 बार चलेगा ये साइकिल, तो अगर 6 बार ये साइकिल चल जाएगा तो इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, तो 6 3 18 तो ATP हो गया और 6 2 12 NADPH2 हो गया, तो 18 ATP एंड 12 NADPH2, दैट इज 4th इज द राइट आंसर फॉर 134। 134 क्वेश्चन का 4th आंसर आएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 135। इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। वाओ, कितना इजी क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर दिमाग लगा के पढ़ते हैं और ऐसा क्वेश्चन आता है तो मन गदगद हो जाता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पहचान लो। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, जैसे मैं सारे क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, बता दूं। ये वाला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों है, ये वाला SRFP सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से उठ के आया है, ऑप्शन देखने में पता लगता है। सिनर्जिड हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। जवाब तो पहले में ही मिल गया है, ठीक है। तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड मान लिया। आपको तो N 2N 3N पूछा है, ये हैप्लॉइड जरूर है पर ये 3N आ गया, सीक्वेंस गलत हो गया। ये हैप्लॉइड है, फिर ये भी हैप्लॉइड है और फिर ये 3N आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब गलत हो गए और फर्स्ट आंसर सही है। कमिंग ऑन टू 136। आपसे पूछा गया है भैया, ये क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से आया है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है और इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से उठ के आया है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। म्यूचुअलिज्म, भैया पॉपुलेशन इंटरेक्शन पूछा है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो जो स्पीशीज रहती है उन दोनों को एक दूसरे के रहने से बहुत गहरा फायदा होता है, दैट इज प्लस एंड प्लस इंटरेक्शन है। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज जो रहती है उसको नुकसान होता है और दूसरी को ना फायदा ना नुकसान। और पैरासाइटिज्म के अंदर एक को फायदा और एक को नुकसान या नुकसान, जो बोलना है वो बोल दो। मिला लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2 3। 4th इज द राइट आंसर फॉर 136। 137 फिर से मैच द कॉलम है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन में ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं
इनके काम से रिलेटेड दिया हुआ है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। आयरन जो रहता है इट इज एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज एंजाइम, ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। देन इसके बाद में जिंक की बात करो तो ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज करता है। बोरॉन जो रहता है ये सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर रहा है। एंड मोलिब्डेनम इज द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है ना, यहाँ स्पेस आएगा। तो भैया सही जोड़ी मिला लेते हैं, 3 1 2 4, 3 1 4 2 आएगा। तो इसका सही जवाब हो गया पहला वाला 3 1 4 2। पहले का 3rd है और दूसरे का 1 है, तीसरे का 4 है और फिर 2 है। सो 137 का ए इज द राइट आंसर। कमिंग ऑन टू 138। 138 में आपसे पूछा जा रहा है भैया ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस में से आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। जैसा साल भर सिखाया है, थोड़ा रुको, सब्र करो और मेन चीज को अंडरलाइन करो। करेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटने का है यहाँ पर। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स परमिटिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है। बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म जो हमारा चैप्टर है वहां से आया हुआ क्वेश्चन है ये। और लेंटिसेल्स लेंस शेप की ओपनिंग्स होती है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड एज हार्ड बार्क, ना जी ना, ये बहुत हार्ड नहीं होती है। अर्ली बनी हुई बार्क जो है इसको तो सॉफ्ट बार्क बोला जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बार्क इज अ टेक्निकल, ओहो एनसीईआरटी लाइन के ऊपर कंफ्यूज कर रही है बच्चों को। इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स अ नॉन टेक्निकल टर्म, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फेलोजन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, फेलोजन जो है ये सिंगल लेयर्ड होती है थिकनेस में, और आगे जाके बहुत सारे नए टिश्यूज को जन्म देती है। ये नए टिश्यूज जैसे फेलोजन की आप बात करो तो बाहर की तरफ ये फेलम बनाता है और अंदर की तरफ ये फेलोडर्म बनाता है। अब आपको इसके अंदर जो है करेक्ट वाले छांटना है, तो करेक्ट वाला स्टेटमेंट पहला आ जाएगा लेंटिसेल्स वाला, और फेलोजन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस इज आल्सो द राइट। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और डी। 138 का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद में 139 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस देखो भाई लोग, फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दे रखा है आपको, और उसमें किन किन चीजों की जरूरत लगती है देखते हैं। प्रोटॉन पंप लगता है पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं लगता है, गलत हो गया। प्रोटॉन लगेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं लगेगा। मेम्ब्रेन्स लगेगी, प्रोटॉन पंप लगेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट लगेगा, एटीपी सिंथेटेज भी लगेगा। यही सारे ऑप्शंस करेक्ट बैठ रहे हैं। बाकी भी देख लेता हूं। प्रोटॉन लगता है, प्रोटॉन पंप लगेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेटेज यहां गलत हो गया ये। सो फॉर 139 थर्ड इज द राइट आंसर। 140 मेन स्टेप 1 the formation of main step of the formation of recombinant DNA, ऐसे आएगा बेटा ये क्वेश्चन। main steps of the formation of recombinant DNA are given below, arrange the steps in the correct sequence। ये बायोटेक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। बायोटेक में 1 पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले का अगर आप देखते हो भैया तो वहां से एक प्रॉपर ऑर्डर आता है, ठीक है ना। उसमें ऐसा बोला जाता है सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ियां करेंगे। पहला जो स्टेप होता है उसको आइसोलेशन ऑफ डीएनए दिया हुआ है, और हमको यहाँ क्वेश्चन में आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए पूछा हुआ है। तो डिजायर्ड डीएनए जो है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रहता है, इसके बाद में आएगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, करेक्ट है ना। तो इसको जिसने पहले छाटा, ठीक है, वो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर अपन देखते हैं क्या क्या स्टेप। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। इसको पहले नहीं छाटना है बेटा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद वाला स्टेप है। तो हमारे लिए सही ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन बनेगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। केवल इस एक वर्ड का खेल है बेटा इसमें, जिसने गौर किया एनसीईआरटी पे वो सही कर देगा।
देन इसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर आ जाएगा। इस क्वेश्चन इन 4 स्टेप्स के हिसाब से थर्ड है, अदरवाइज इसके बाद डिजायर्ड डीएनए लाओगे, फिर इसको वेक्टर के साथ लाइगेट करोगे, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालोगे, ये सब प्रोसेस आती है। तो पहले बी ऑप्शन आएगा, फिर सी ऑप्शन आएगा, फिर डी ऑप्शन आएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो हमारा ऑर्डर है बी सी डी ए। अब बी सी डी ए जो ऑर्डर हमारा है, ये सीबीडीए नहीं है, बीडीएसी नहीं है, डीएबीडी नहीं है, यहां पर थोड़ा सा देख लो आप, बी सी, इसके बाद डी आएगा और फिर आखिरी में ए आएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फॉर 140। 141 गिवन बिलो आर द, देख के बड़ा लगेगा भयावह सा, पर कोई भयानक नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं अपन क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, one is labeled as A बोले तो assertion, other is reason बोले तो R. In gymnosperms, the pollen grains are released from the microsporangium and carried out by air currents. ये statement जो है बिल्कुल सही है। Air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged. यहां तक सही है, पर ये जो लिख दिया ना pollen tube is not formed, ये गलत बात है। इसलिए इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है पर दूसरा गलत है। ऑप्शन देखते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही, पहली बार में जवाब सही मिल गया। 141 का आंसर फर्स्ट आएगा। 142, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, खैर मार्क्स के नंबर तो कटते नहीं, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, डायरेक्ट लाइन है एकदम अपनी एनसीईआरटी की। मेलोनेट जो है वो बैक्टीरियल या पैथोजेनिक ग्रोथ को रोकता है, क्या इनहिबिट करके? आंसर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। 142 का थर्ड। 143, which of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। जेनेटिक्स 1 में जहां पर उन्होंने डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, वहां पर बेटा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जो है बताया हुआ है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में जो कैरियोटाइप बन जाता है बेटा अफेक्टेड इंडिविजुअल का, दैट इज 44 प्लस XXY, एक एडिशनल X क्रोमोसोम जुड़ जाता है भैया इंडिविजुअल के अंदर, ये अफेक्टेड का कैरियोटाइप है। देखते हैं क्या क्या दिया इसके बारे में। वाज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, ना बाबा ना, ये तो डाउन सिंड्रोम का डिस्कवरर था। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, क्योंकि है तो मर्द ही अल्टीमेटली, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ठीक है ना, इसके अंदर फेमिनाइन डेवलपमेंट जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। दैट इज बी। आपसे क्या पूछेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, देन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित बात है। देन कमिंग ऑन टू फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल, ये भी डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। सच एन इंडिविजुअल इज स्टेराइल, बिल्कुल, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ है यहाँ पर तो वो स्टेराइल होगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है, बी और ई। ठीक है ना, और बी और ई हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो 143, 143 का आंसर इज 1। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम की बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 और 2 को मिला दो। मैं आपको बता दूं देखकर, ये क्वेश्चन जो है प्लांट रेस्पिरेशन से आया हुआ है। प्लांट रेस्पिरेशन वाला जो हमारा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां से आया है, और रेस्पिरेशन के स्टेप्स को इन्होंने लिंक करा है एक एक ऑप्शन से। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, देख लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है भैया इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है इससे आप रिलेट करोगे पाइरूवेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को, इन 4 में से आप रिलेट करो बेटा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस से। ठीक है, इसका सेकंड आ जाएगा। देन इसके बाद में ए का सेकंड लगा दिया अपन ने, बी का 4 लगा दिया, तो अपने को तो करेक्ट यहीं पर मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर आप लोग एटीपी बनाते हो, और थर्ड स्टेप कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है विच is linked with citrate synthesis, and oxidative phosphorylation is related with electron transport system। तो A का 2, B का 4,
सी का 3 और डी का 1, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है बेटा 144 के लिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। रुको जरा, सबर करो, मेन चीज अंडरलाइन करो। वाटर हाइसिन ग्रोज abundantly in eutrophic water bodies and leads to an imbalance in the ecosystem dynamics of water bodies। सही है ये, इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो स्टेटमेंट करेक्ट है, पर अपने को नॉट करेक्ट छांटना है। Amount of some toxic substances of industrial waste of water increases in the organism at successive full trophic levels। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाता है ऑर्गेनिज्म में तो उसका अमाउंट बढ़ते जाता है बायोमैग्निफिकेशन में बेटा। ये The microorganism involved in sewage polluted water bodies consumes a lot of oxygen causing the death of aquatic organism। इसको ब्रॉडर सेंस में आप सही मान सकते हो, पर हमको नॉट करेक्ट छांटना है। Algal blooms caused by excess of organic matter in the water improves water quality। नहीं, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करता है। एंड प्रोमोट्स फिशरीज, नहीं, ये फिश मोर्टेलिटी को बढ़ाता है। तो ये चारों में सबसे ज्यादा गलत है, इसीलिए यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो 145 का फोर्थ इज द राइट आंसर। 146, एम फेज इज माइटोटिक फेज, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। देन इसके बाद में आप बात करोगे भैया G2 फेज की, तो G2 फेज जो रहता है इट इज लिंक्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस, तो साइकिल ही आ गया दूसरी बार। क्विसेंट फेज इज एन इनएक्टिव फेज, सेकंड आ जाएगा। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एम फेज और एस फेज के बीच का है। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूं यहां भी बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बेटा सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर से आया हुआ, डायरेक्ट सेल साइकिल पे भेज दे। देखते भैया क्या है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है 146 के लिए। कमिंग ऑन टू प्यारे बच्चों 147, given below are the two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as are। देख लेते भैया क्या पूछा गया है। असर्शन बोला है a flower is defined as a modified shoot, सही है यहां तक। where in the shoot apical meristem changes to floral meristem, NCERT का लाइन है भाई लोग, as it is। और ये लाइन लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर, किताब अच्छे से पढ़ो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लिखा हुआ है ये सही है स्टेटमेंट। देखते हैं रीजन वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और अगर सही है तो एक्सप्लेनेशन है भी कि नहीं। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दोनों बैक टू बैक लिखे हुए हैं, और ऐसा होता है इसीलिए जो है पहला वाला स्टेटमेंट संभव हो पाता है, दैट इज फ्लावर मॉडिफाइड फ्रूट कहला पाता है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 3 में ऐसा आपको मिल रहा है। सो 147 के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग ऑन टू बेटा 148 क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है यहां पर कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन के बारे में कि क्या क्या होता है। तो कोहेजन मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है बेटा, जब आप ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी वगैरह पढ़ते हो ना, तो वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आता है। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपसी अट्रैक्शन है उसको कोहेजन बोला जाता है। एडेशन जो रहता है वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस, सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड बनता है, जो बंद होता है, उसको बोला जाता है एडेशन। Then coming on to surface tension, अरे more attraction in liquid phase is the surface tension, and guttation का मतलब है loss of water in its liquid phase, सुबह सुबह बूंदे मिलती है ना उसकी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 2 4 1 3, 2 4 1 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा 148 के लिए, सब लोग चेक करते चले। 149 में आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist and indefinitely it competitively inferior one will be eliminated eventually। ये स्टेटमेंट सही है बेटा, बिल्कुल, ये हमारी किताब का है। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना, वहां से लिया गया है ये।
अगला स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू में भी गलत साउंड कर रहा है, क्योंकि ज्यादा मोर अफेक्टेड अगर कोई होगा ना प्यारे बच्चों, तो ज्यादा अफेक्टेड प्लांट्स होंगे और हर्बीवोर्स होंगे, ना कि कार्निवोर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ढूंढ लो भैया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 149 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग फ्रॉम माय साइड। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? सिंपल बात है, राइबोसोम जो है वो स्ट्रक्चरल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता। हाँ, जिसने यहां पर अमीनो एसिड को देखकर कंफ्यूज हुआ होगा वो 20 लगाकर आएगा। बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज, बट इसका करेक्ट आंसर होगा 80। सो विद दिस 129 से 150 क्वेश्चंस तक मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाए हैं। उम्मीद है मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, सारे आयामिस्ट बच्चों के ये सारे क्वेश्चन सही गए होंगे, ऐसा हम लोगों का उम्मीद है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स प्यारे बच्चों। सी यू सून।